क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना जेट का, फ्रॉम अ पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, ठीक है। पॉइंट पी जो ग्राउंड पे दे रखा है इन्होंने, उससे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये पूरा एंगल ये कितना है जी, 60। यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन जेट पे, कि जेट यहाँ पे फ्लाई कर रहा है। आगे क्या कहना है, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। यहाँ से देखो, यहाँ से समझते हैं, ये फ्लाइट यहाँ पे थी जिस टाइम पे हमने देखा, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा था, ठीक है। 15 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद जो प्लेन है वो कुछ बी पोजीशन पे पहुंच गया, ठीक है। किस पोजीशन पे, बी पे। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो कितना है जी, 15 सेकंड है, ठीक है। कितना हो गया, 15 सेकंड। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज होकर कितना हो जाएगा, 30। तो ये एंगल बन गया 30। यानी इस वाले ट्राइंगल के लिए अगर मैं इसको नाम दे दूं यहाँ पे ए मान लेता हूँ, पी ए बी, इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन ये एंगल 30 है। और पी जे, इसको बोल देते हैं डी, पी जे डी, इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500 √3 मीटर, तो भाई ये हो जाएगा 1500 √3 मीटर, ठीक है। तो इस हाइट पे क्या है, प्लेन फ्लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी इसी हाइट पे ही प्लेन फ्लाई कर रहा होगा, तो ये भी कितना है, 1500 √3 मीटर। तो एक तरीके से हमारे पास हाइट आ गई, दोनों ट्राइंगल में सेम है, परपेंडिकुलर बोल दो या फिर हाइट बोल दो। निकालना क्या है, निकालना ये है यहाँ पे, फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन, प्लेन की स्पीड बता दी। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस में हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहे होते हैं, हमारे पास एंगल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जो ट्राइंगल है उसकी साइड होती है, यानी मैं बोल सकता हूँ एक तरीके से लेंथ है, या फिर ऐसे ही बोल सकता हूँ कि डिस्टेंस है, सही। तो हमें तो क्वेश्चन में क्या मिला होगा, डिस्टेंस मिला होगा, ठीक है। दूसरा एंगल मिला होगा, जाना कहाँ है हमें, स्पीड पे। तो देखो, डिस्टेंस और स्पीड में और टाइम में एक रिलेशन है, क्या भाई, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इंटू टाइम, सही बात है। तो अच्छा, यहाँ पे याद नहीं रहा है, इसको हटा रहा है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये लो जी। तो अब ध्यान देना, डिस्टेंस तो मेरे पास है, मैं निकाल लूंगा किसी भी तरीके से, डिस्टेंस तो है हमारे पास, इसमें क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस में है ना, डिस्टेंस हमें दिया होता है, नहीं दिया होता है तो हम किसी तरीके से फाइंड कर देते हैं। फाइंड करना क्या है, हमें स्पीड निकालनी है, ये निकालना है, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है, टाइम ये दिया हुआ है 15 सेकेंड। अब ध्यान दो, टाइम कहाँ से कहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का है, तो डिस्टेंस भी ये लेना पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस भी जे से बी तक का, या बोलो ए से डी तक का, डी से ए तक का, दोनों इक्वली तो है ये। तो डिस्टेंस भी यही का चाहिए, क्योंकि टाइम यहाँ का है, तो स्पीड में इसी यूज किया जाएगी कि भाई जे से बी तक क्या स्पीड है उसमें, और यही हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो करना क्या है, देखो सबसे पहले क्या करो, डिस्टेंस फाइंड कर लो। तो डिस्टेंस आ जाएगा, टाइम हमारे पास है, बचा ये अननोन, तो स्पीड भी फाइंड कर लेंगे। टाइम 15 है, यही डिस्टेंस निकालो। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो जे भी निकालो या फिर डी ए निकालो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। तो ए डी फाइंड हम करेंगे यहाँ से, और मेरे पास जितना ए डी होगा उतना ही मैं बोल दूंगा जे भी है, और हमारे पास ये है ही टाइम, तो स्पीड निकल आएगी, ठीक है। अब वो तुम्हें पता ही है, शुरू में इसमें कैसे लिखना पड़ता है, लेट करके, है ना, कि भाई लेट एट पॉइंट जे द जेट इज फ्लाइंग इनिशियली, ठीक है। आफ्टर 15 सेकेंड its position changes from J to B and the angle of elevation formed from the point P changes from 60 to 30 डिग्री। ऐसे तुम्हें लिख देना है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, बहुत बार लिखवा चुका हूँ। क्योंकि सीधा करते हैं, पहले ही वाला ट्राइंगल पकड़ लें क्या, ठीक है, 60 डिग्री वाला। तो इन ट्राइंगल जे डी पी, इन ट्राइंगल जे डी पी, तो देखो टेन, तमीज से लिखोगे तुम, थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, देखो तो परपेंडिकुलर है जे डी और बेस है पी डी,
जेडी की वैल्यू पता है मुझे और 1060 होता है √3, जेडी है 1500 √3 और अपॉन में ये पीडी। तो पीडी इधर आ जाएगा √3 के साथ, वैसे लिख सकते हैं √3 इंटू पीडी इज इक्वल टू 1500 √3। ये लाइन लिखो जल्दी से। √3 से √3 कैंसिल हो गया तो पीडी की वैल्यू आ जाएगी। तो पीडी की वैल्यू कितनी आ गई? 1500 मीटर। अब जितना पीडी है उतना ही एबी भी होगा, तो यहाँ पे लिख दो पीडी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 1500। ठीक है जी। सॉरी सॉरी, ये क्या लिख दिया? पीडी तो ये है ना। अच्छा, मैंने ये सोच के लिखा। ठीक है, इसको हटा दो। पीडी की वैल्यू आ गई, कितना है ये? 1500। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हो गया जी 1500 मीटर। ठीक है भाई, अब आगे देखो। इन ट्राइंगल बी ए पी, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है बी ए पी, इसको लेते हैं। इसमें टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर बी ए, बेस कितना हो जाएगा? पी ए। बेस कितना हो गया जी? पी ए। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 बी ए। तो बी ए कितना है? 1500 √3 पी ए। तो देखो पी ए यहाँ से लेके ये पूरा, पीडी की वैल्यू पता है मुझे कितनी है? 1500 प्लस इसको मान लो एक्स। तो अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं कि भाई एक्स है। तो ये कितना हो जाएगा पूरा? पी ए 1500 प्लस एक्स, 1500 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 1500 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1500 इंटू 3 हो जाएगा। देखो √3 क्या बन जाएगा? 3, राइट। अब 1500 प्लस एक्स और इधर कितना बन गया? ये बन गया 4500, क्या बोले 4500। इसको उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3000। तो देखो यहाँ से डी से ए तक का डिस्टेंस कितना है? 3000 मीटर, जो कि प्लेन ने जेट ने कितने टाइम में कवर कर लिया? 15 सेकंड में। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो, हमें पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कौन सा है? ये जे बी बोलो या ए डी बोलो, ठीक है, या फिर एक्स लिख दो भी। कौन सा डिस्टेंस है जिसको हमने एक्स माना? स्पीड क्या है? स्पीड तो फाइंड करनी है। और टाइम कितना है? 15 सेकंड। ठीक है, ये कितना था? ये था भाई हमारा 3000 इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, इसको अपॉन में लिया और चाहे तो यहीं से तुम कैंसिल कर सकते हो, वरना ऐसे लिख लो तो ये आ जाएगा स्पीड। क्लियर है? इसके बाद मैं यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर लाइट आ रही है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 200। अब देखो ये किस में था डिस्टेंस में? मीटर में। टाइम किस में था? सेकंड में। तो स्पीड क्या आ गई? मीटर पर सेकंड। ये बिल्कुल सही आंसर है। अब तुम शीट में देखोगे, वहां तुम्हें दिखेगा 720 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर में, ठीक है, वो किसमें? किलोमीटर में। किलोमीटर पर आवर में, तो तुम इसको चेंज अगर करोगे, किलोमीटर में चेंज कर दो इसको, ठीक है, और सेकंड को पर आवर में चेंज कर दो, आवर्स में चेंज कर दो, तो तुम्हें कितना देखने को मिलेगा? ये मिलेगा 720 आ जाएगा। ठीक है ना? अगर वो कहता है फाइंड द आंसर इन किलोमीटर पर आवर, तभी तो चेंज करोगे ना। पहले तुम यहाँ तक छोड़ा ना अपना, ये बिल्कुल ठीक है, चेंज वगैरह कर ही लोगे, है ना। मीटर में तुम्हें पता है, मीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन है कि भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, इसको अपॉन में लिया हो तो 1 मीटर में कितने? 1/1000 किलोमीटर। है कितना तुम्हारे पास? 200 है। तो 200 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? इससे। ठीक है, तो बन गया किलोमीटर में। सेकंड को चेंज करना है अगर तुम्हें आवर्स में,
ठीक है, तो पहले क्या लिखोगे तुम भाई, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। ये क्या लिखोगे, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, तो आवर्स में करना है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 60 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 60 × 60 सेकेंड। जब 1 से तुमने 60 की मल्टीप्लाई कराई तभी तो 60 बना ना, 1 × 60। तो ये भी फिर 60 टाइम्स हो जाएगा, तो 60 × 60। ठीक है, 60 मिनट मतलब 1 आवर। तो 1 आवर इज इक्वल्स टू 360 सेकेंड। ठीक है, यहाँ कितना सेकंड है नीचे अपोन में, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितने आवर हो जाएंगे, 1/3600। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं सिर्फ बोल के बता रहा हूँ तुम्हें। तो देखो करना क्या है, ऊपर तो तुम मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1/1000 से। ठीक है, और नीचे किससे करोगे, इससे करोगे 1/3600 से। ठीक है, और फिर देख लेना, पलट के लिख देना। ठीक है, कट पिट के आ जाएगा। या चलो मैं लिख ही देता हूँ, देखा तुम कंफ्यूज हो गए। ये तब है अगर वो कहें कि भाई किलोमीटर पर आवर में ही स्पीड को बताओ, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तब कहना है, वरना ये आंसर आ चुका है मेरा। ठीक है जी, चलो इसको अब समझ लेते हैं। तो स्पीड, ये तुम्हें ऐसे ही साइड में लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन में बीच में नहीं लिखना तुम्हें, ये समझाने के लिए लिखवाया मैंने। तो देखो ये 200 को अगर तुम, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करो, या बोल दो कि भाई इससे 1000 से डिवाइड करा दो, तो ऊपर ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है किलोमीटर में। मीटर से किस में बन चुका है, कन्वर्ट हो गया किलोमीटर में। ठीक है, और अपोन में किससे कराओगे, 1/3600 से। तो ये आ चुका है आवर्स, आ गया आवर्स। फिर बैच लिख दोगे। तो मैंने तुम्हें कहा इसकी मल्टीप्लाई तो इससे होती है और इसकी इससे, तो 200/1000 इंटू 3600। ठीक है, तो देखो ये 2 जीरो से एक कैंसिल हो गया, एक से एक कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 360 की 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 720 किलोमीटर पर आवर। जिसको नहीं समझ आया वो पोज वोज करके पीछे जाके देख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10। An aeroplane, when flying at a height of 3125 meters from the ground, ठीक है, passes vertically below another plane at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively। देखो समझना, ग्राउंड से दो प्लेन पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और दोनों प्लेन कैसे हैं, एक वर्टिकली वर्टिकली है। ठीक है, उसमें दिया हुआ ना, एक के बारे में बोला है कि वर्टिकली ब्लो है अनदर प्लेन पे, यानी एक प्लेन ऐसा है उसके जस्ट नीचे है वो। ठीक है, तो ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं P, और इसको मान लेते हैं दूसरे प्लेन की पोजीशन को Q। सही है, अब यहाँ पे उन्होंने दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं, क्या क्या, एक 60 और एक 30। अब खुद सोच के बताना 60 कौन सा हो, 60 तो ये बनेगा जो इस लाइन ऑफ साइड से बनेगा। तो ये लिख लिया जी, 60 डिग्री हो गया, और 30 हो जाएगा। ए मान लो, पॉइंट बी मान लो। बोलो जितना समझ आया कि नहीं। कोई फिगर बन गई होगी, अब आगे देखना। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं, अगर नहीं समझ आया तो देखो पढ़ के देखो। एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग, जब कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, कितने डिस्टेंस पे है वो, 3125 मीटर ग्राउंड से, passes vertically below, ठीक है, another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5125 मीटर, जब एरोप्लेन इस हाइट पे फ्लाई कर रहा है, कहाँ से, ग्राउंड से। हाइट तो ग्राउंड से दी जाएगी ना, passes vertically below another plane,
तो उसी टाइम पे एक उसके नीचे से प्लेन पास कर जाता है, ठीक है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होता है प्लेन से, ठीक है, ग्राउंड से, वो दोनों एरोप्लेन पे जो बन रहा होता है वो कुछ इस तरीके से, एक पे 30 एक पे 60, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे कुछ बोला है, एक एरोप्लेन है जो कि पॉइंट क्यू पे है, दूसरा एरोप्लेन उसके नीचे से पास हो गया, ठीक है। ये पहले से उड़ रहा था, ये आया और इसके नीचे से पास हो गया। तो इस टाइम पे जब वो बिल्कुल उसके नीचे था, तो ग्राउंड पे मानो कोई है, एक बच्चा मानो मोहन है, तो मोहन ने दोनों को देखा और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना वो क्या है, 60 और 30 डिग्री, है ना। तो ये है देखो क्वेश्चन। होता क्या है देखो, टीचर पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में यही नाम आते हैं, मोहन, सोहन, सुरेश, जबकि मोहन सोहन को पढ़े हुए तो पता नहीं कितने टाइम हो गए होंगे। अब किस बच्चे का नाम होता है मोहन सोहन, है ना। तो ये चेंज करना पड़ेगा, आज के जमाने के ही नाम बोलने पड़ेंगे। ठीक है, तो मोहन की जगह बोल लेते हैं मकेंजी, बोल लेते हैं भाई, ज्यादा फॉरेन नेम टाइप है ना। तो मकेंजी ने देखा भैया प्लेन उड़ रहा था, एक 30 डिग्री एंगल पे और एक 60 पे, और ये हो गया है। तो बताना है कि इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये तो बताना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। तो उस इंस्टेंट पे जो डिस्टेंस मैंने मान लिया ना वो एक्स है। अब ये पूरी कहानी तुम्हें अपने शब्दों में लेट वेट करके लिखना है, ठीक है। तो ये भी लिख देना, लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन एट दैट इंस्टेंट इज एक्स, मीटर में तो मीटर मान लेना। अब क्या करें देखो, तो एक काम करते हैं, पहले तो वही मैंने बोला, हमेशा जनरली क्या होता है, बड़े एंगल को हम लेके चलते हैं। तो 60 डिग्री वाला एंगल है, इसे पकड़ लो। तो इन ट्राइंगल क्यू ए बी, इस ट्राइंगल में क्यू ए बी है, तो जी 1060 इज इक्वल्स टू कितना है, ए क्यू अपॉन बी ए। 1060 की वैल्यू कितनी हो गई, √3। ए क्यू कितना है, 3125। बी ए कितना है, नहीं पता। यहाँ से क्या होगा, बी ए निकल जाएगा, यानी कि बेस। तो बी ए इज इक्वल्स टू 3125 अपॉन √3। क्लियर है। देखो चाहो तो तुम इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ सकते हो, वरना एक तरीका हमें पता है, अंडर रूट अगर आ रहा हो डिनोमिनेटर में तो उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3125 √3 अपॉन 3। पिछले क्वेश्चन में तुमने देखा होगा, इससे पहले जो इन्हें क्वेश्चन कराए वहां मैं ऐसे भी छोड़ देता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है, ये किसी वैल्यू को हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो छोड़ सकते हैं। अगर यही फाइनल आंसर होता तो मुझको यहाँ पे इसको रेशनलाइज करना पड़ता, जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो दोनों ही चीज सही है। अगर यही फाइनल आंसर है तो कभी भी इसमें हम नहीं छोड़ते, रूट में हम इसको रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि फाइनल आंसर तो नहीं है, बी ए तो तुमसे पूछा ही नहीं गया कि भाई उसका ये बताओ कि बेस कितना था, ठीक है, इस ट्राइंगल का, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो एंड में जो वैल्यू निकल रही है वहां पे नहीं रूट होना चाहिए डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसको देखो रेशनलाइज कर दिया, इससे भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो हो सकता है तुम में से सबको ये बात समझ भी आ गई, ठीक है, लेकिन हो सकता है सबको ना आ रही हो, और एक जना ऐसा हो जो ये उसके दिमाग में आ जाए, अगर मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, पहले भी छोड़ा मैंने, अगर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ तो उसके दिमाग में ये आ जाएगा, हमें तो पहले ये बताया गया था कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ते, तो फिर यहाँ क्यों छोड़ दिया। उसको फिर ये लगता है जो टीचर है वो पढ़ा गलत रहा है, ठीक है, उसे ये बात मालूम नहीं है। तो ऐसा नहीं है, देखो मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ, तुम अगर इसको यहाँ पे इतने को छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और ये तुम्हें पता ही है, ये तो है ही तरीका से, ठीक है। यहाँ हम क्यों छोड़ पा रहे हैं इसको इतने में, अगर ये मैं ना लिखूं, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है, इसकी तो वैल्यू हम आगे कहीं ना कहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब समझ आ गया होगा तुम्हें मैं क्या समझाना चाह रहा था। चलो जी अगला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा है अगला हमारे पास, यहाँ से ये पी ए बी, पी ए बी, इसमें भी वही है 10 लगाएंगे, लेकिन डिग्री क्या हो जाएगी 30। ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पी ए, और जी बेस क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 1030 की वैल्यू 1/√3 लिख देते हैं, 1/√3। और जरा देखो बी ए को इधर लिया है, मैं एक स्टेप में लिख देता हूँ, उधर क्या बचा, पी ए। सही है। अब सोचना और बताओ पी ए है कितना। तो तुम कहोगे देखो ये दिखाई दे रहा है पी ए,
ये कैसा है, पूरा कितना है 3125, उसमें से x को हटा दूं मैं तो यही तो बचेगा पी ए, यानी पी ए की वैल्यू क्या है 3125 माइनस एक्स, कितना मीटर, बोलो जी। ठीक है, सही है। अब देखो अगर मैं बी ए को रेशनलाइज भी ना करता तो नीचे √3 यहाँ पे, उधर भी √3 है, मल्टीप्लाई होके क्या बन जाते 3। अब चलो कर दिया है तो फिर यही वैल्यू लिख लो, 3125 इंटू √3 अपॉन 3, तो √3 से √3 गया। क्लियर है, इसके बाद में यहाँ से लिख रहा हूँ, क्या बचा मेरे पास 3125 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3125 माइनस, मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 के उधर, ये माइनस एक्स है, थोड़ा इधर लिख देता हूँ ज्यादा सही दिख रहा होगा, मल्टीप्लाई करा दो उधर, तो 3125 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3125 माइनस 3125 इज इक्वल्स, देखो अब चाहो तो तुम इसकी मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, तुम इसके सीधा मल्टीप्लाई कराओगे 900 ना सॉरी 9375 आ जाएगा। या फिर देखो तुम्हें एक और तरीका मैं समझाता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई में सिर्फ दिखाओ, आंसर मत लिखो, ऐसे लिख दो, देखो 3 इंटू 3125 माइनस 3, ठीक है। तो ऐसे क्यों किया मैंने, देखो जब तुम इसको उधर भेजोगे ना, इसको तो भेज देना उधर, और ये 3x को लिया ना इधर, ये हटा रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, तो 3x को जब इधर लाओगे 3x हो जाएगा पॉजिटिव, और ये 3 टाइम्स चल रहा है क्या 3125, और ये माइनस हो जाएगा 1 टाइम्स 3125। अब तुम समझ गए होंगे, देखो ये जो है 3125 यहाँ 3 टाइम्स है और यहाँ 1 टाइम्स है, कुछ इस तरीके से 3y माइनस वाई, तो कितना आएगा 2y, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो, चाहो तो मल्टीप्लाई करा लो और चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे इससे भी और बड़ा नंबर होता, ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन में भी टाइम लगता, फिर उसमें से इसे माइनस करने में भी टाइम लगता, ठीक है। ये तो इतना बड़ा नंबर नहीं है, एकदम से समझ आ गया हमें 9375 बन जाएगा। फिर भी क्या है, देखो अगर बड़ा नंबर आता और ये 3 टाइम्स में ऐसे लिखता कि भाई 3 टाइम्स ऑफ दिस माइनस 1 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है, तो क्या आ गया 2 टाइम्स आ जाएगा इसका, तो ये कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3125, सही है जी। इतने में किसी को डाउट है, अपोन में 3 लिया ना, ठीक है, इसके मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ये बन जाएगा 6250 अपॉन, इसमें इसे सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक लिखो पहले, देखते हैं फिर कितना आ रहा है। ये आ जाएगा 2083.33 मीटर, ठीक है, वो आगे चलता रहेगा तो अप्रोक्स लिख सकते हो। तो ये जो प्लेन उससे नीचे से गया था उस इंस्टेंट पे, तो कितना नीचे था ये उससे 2053.33 मीटर अप्रोक्स, ठीक है, इतना इनमें डिफरेंस था, लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 11, और ये इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना तुम लोग, क्योंकि सेम क्वेश्चन इसी तरीके का एनसीईआरटी में हल्का सा शायद इनमें फर्क है दोनों में, देखते हैं चलो। A tree 12 मीटर हाई is broken by a wind, एक ट्री है जिसकी हाइट 12 मीटर है, और क्या हुआ देखो, विंड से ब्रेक हो गया इन सच अ वे दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड, ठीक है, मानो ऐसे ही ट्री है, ठीक है, तो ये बीच से ब्रेक हो गया, तो इसका जो टॉप है वो अब टच कर रहा है ग्राउंड को, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ क्या एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। मैं ये मान रहा हूँ कि इनिशियली जो ट्री था
वो ए बी था, ठीक है। जो शुरू में ट्री था वो क्या था, ए बी, ठीक है। तो ऐसे लिख लेते हैं, लेट ए बी बी द ट्री ऑफ हाइट 12 मीटर। ये मैं तुम्हें इसमें लिख पा रहा हूँ, चलो ठीक है, देख लेना कैसे लिखना है, बाकी में खुद से लिख लेना। उसके बाद क्या हुआ, विंड की वजह से वो ब्रेक हो गया, ठीक है। एट पॉइंट मान लेते हैं इस पॉइंट को कि यहाँ से ब्रेक हुआ, या फिर थोड़ा ये मान लेते हैं एट पॉइंट सी, ठीक है। सी पॉइंट से क्या हो गया जी, ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं, इट ब्रेक्स एट सी, इट ब्रेक्स एट सी एंड touches the ground at point B। तो सी से ब्रेक हुआ, तो देखो ये वाला पार्ट अब मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, डैश डैश, तुमने शायद बना लिया होगा, बना रहने देना, कोई दिक्कत नहीं अगर बना लिया तो, ठीक है, वो पढ़ के समझ आ ही जाएगा। तो ये जब बैंड हुआ है ना इस तरीके से, तो ये कहाँ पे टच कर रहा है, एट पॉइंट डी पे, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लो कि लगे भाई ये और ये। तो इनिशियली हाइट कितनी थी उसकी, 12 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये बताओ भाई, 12 होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो बोलो होगा, है ना। उसके बाद अब देखो आगे क्या कहना है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। तो बॉटम से, यहाँ से ये ग्राउंड भी हो सकता है, वो कुछ भी लिख सकते हैं, कितनी हाइट पे वो ब्रेक हो गया। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि भाई एक्स मीटर पे वो ब्रेक हो गया, ठीक है। तो ऐसे लिखना, लेट लेट ट्री ठीक है ब्रेक्स एट पॉइंट, अच्छा तो लिख दिया एट पॉइंट सी, लेट ट्री ब्रेक्स एट हाइट एक्स मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड या फिर बॉटम। बॉटम वर्ड यूज है उन्होंने किया हुआ है, तो इस बार बॉटम लिख देंगे, वरना ग्राउंड लिख दो। तो ये कितना आ गया है, सी बी, देयरफॉर सी बी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। और यही हमें बताना है, सी बी कितना बताना है, कि भाई सी बी की हाइट कितनी है, ले हमने लिया इसको एक्स। चलो अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोला है उसने, क्या बना रहा है, 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री, सही है। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे जो इसने हमें 12 दिया है, इसका यूज क्या है, ये तो एक्स ले लिया हमने, तो भाई इसका फिर यूज क्या है। अच्छा एक चीज हमने और सीखी है, कि भाई जो यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस में है, एक तो हमें एंगल वगैरह दिया होगा, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल की कोई ना कोई एक साइड दी हुई, एक पता चल जाए तो हम बाकी तीनों निकाल सकते हैं, सही बात है, बाकी क्या है, तीनों निकाल सकते हैं। अब क्या होता है, बच्चा ये रटना शुरू कर देता है कि हमेशा ना टेन 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 निकालना है। टेन इसलिए लगा रहे होते हैं हम इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो या तो हाइट पूछ रहा होता है या फिर बेस पूछ रहा होता है। और हाइट और बेस का, या बोलूं परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो बनता है वो 10 में बनता है, ठीक है। अगर वो तुमसे ये पूछ ले, तब क्या करोगे भाई, ठीक है, तब तुम्हें ये हाइपोटेन्यूज यूज करना पड़ेगा, क्लियर है। हाइपोटेन्यूज यूज करना पड़ेगा, या तो तुम लगाओगे साइन, या लगाओगे कोस, या फिर इनका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुमसे ये पूछ ले तो साइन लगा लेंगे या कोस लगा लेंगे, वो कैसे डिसाइड होगा, भाई हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, मानो तुम्हें परपेंडिकुलर दे दिया और हाइपोटेन्यूज पूछ रहा है, या हाइपोटेन्यूज दे दिया है परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो साइन लगा लेना, ठीक है, क्योंकि पी अपॉन एच किस में होता है, साइन में। और अगर तुम्हें हाइपोटेन्यूज और बेस में रिलेशन चाहिए, ये दे दिया ये पूछ रहा है, या फिर ये दे दिया ये पूछ रहा है, तो उस केस में हम कोस लगा लेंगे, या उसका उल्टा कोसेक लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको एकदम अपने दिमाग में ही मत रखना कि हमेशा टेन ही टेन लगता है, क्योंकि वो पूछ ही इस तरीके से रहा होता है, हाइट ऑफ द पोल बताओ, अभी तक ऐसी क्वेश्चन नहीं है, लेंथ ऑफ द टावर बताओ, हाइट ऑफ द टावर बताओ, बिल्डिंग बताओ, ठीक है, उन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है वो बताओ। तो हमेशा हमें बेस या फिर परपेंडिकुलर ही पूछ रहा होता है, ठीक है। यहाँ भी तुम्हें देखो शायद टेन ही लगाना पड़ेगा,
बस मेरे दिमाग में आया कि बच्चा कहीं ये ना समझ बैठे, तो इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बता दी। तो यहाँ पे क्यों मैंने ये बात बताई तुम्हें, शुरुआत ऐसे हुई थी कि भाई एक ट्राइंगल होगा, उसमें एक साइड दी होगी, दूसरा थीटा दिया होगा। ठीक है। अब तुम कहोगे कई बार जो थीटा भी नहीं दिया होता, उस केस में वो दो साइड दे देता है फिर, ताकि तुम थीटा निकाल पाओ, है ना। तो यहाँ पे एक थीटा मिलता है, एक साइड जरूर मिलती है। तो 12 तो इस ट्राइंगल से बाहर चला गया, 12 तो इस ट्राइंगल से बाहर चला गया। ठीक है। अगर मैं यहाँ 10 60 लगाऊंगा तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, क्या निकाल लोगे, कुछ भी नहीं निकलेगा। अच्छा, दूसरा ट्राइंगल नहीं है कि इसकी वैल्यू निकाल के दूसरे में रख दें, वहां कुछ दिया हो, जैसे इससे पहले वाले में क्या था, उसमें भी क्या था, बेस नहीं था, लेकिन हमने निकाल लिया था, बाकी चीजें दी हुई थी। तो एम है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो इस 12 को किसी भी तरीके से घुमा फिरा के इस ट्राइंगल में लाना पड़ेगा। ठीक है। क्या करें, अगर ये x है और ये पूरा 12 है, तो AC कितना है फिर, AC हो जाएगा 12 माइनस एक्स। ध्यान से देखो इसको, AC कितना हो जाएगा, 12 माइनस एक्स। बोलो जी। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, AC जो है वो क्या होगा, AB में से माइनस कर दो 20। जिसे नहीं समझ आ रहा वो ऐसे समझो, देखो AB में से, पूरे में से 12 में से ये माइनस कर दिया मैंने, तो 12 माइनस एक्स ही तो बनेगा। तो AC की वैल्यू आ गई 12 माइनस। क्यों निकाला है, तो ट्रायंगल में भी नहीं है। देखो जब ये ट्री यहाँ से ब्रेक हुआ, तो जितना ऊपर होगा उतना ही ये ऐसे आके यहाँ पे टच हुआ होगा। अगर ये 12 माइनस एक्स है, तो ये भी 12 माइनस एक्स ही होगा। बस। तो इन वाले क्वेश्चन में जिनमें ट्री ब्रेक हो जाता है, उसमें हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। फायदा क्या हुआ, यहाँ से जो है 12 दिया हुआ था, घुमा फिरा के हम यहाँ उठा लाए इसे। ठीक है। दूसरी साइड भी लिया है, जबकि एग्जैक्ट नहीं पता कितनी है, लेकिन अब निकाल सकते हैं हम। ठीक है। इसके बाद ये लिख लेना, इन ट्राइंगल CBD। अब देखो 10 नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि 10 लगाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा। मुझे वैसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जिसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर होता है, तो साइन होता है। जिसको नहीं याद है वो देख ले एक बार। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे साइन, कोस, टेन याद आया, एक और ये सेक, कोसेक पहले समझाया था। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो दोनों में से कुछ भी लगा लो। ठीक है। तो हम लगाते हैं साइन 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी BC अपॉन CD। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। और जी BC है x और ये CD है 12 माइनस। ठीक है ना। एक इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी, इधर उधर मल्टीप्लाई, वेरिएबल कितना है, तो एक इक्वेशन में एक वेरिएबल सोल्व कर ही सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करा दो इधर। 12√3 माइनस √3x इज इक्वल्स टू 2x। क्या जाएगा। ठीक है जी। जल्दी से यहाँ तक लिखो, फिर इसमें √3 की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। लिख लिया होगा। आगे देखो, x की वैल्यू निकालनी ना, तो x वालों को एक साथ ले जाओ, इसको उधर भेज दो। तो ये 12√3, इसके बाद लिखना है तुम्हें ये, देखा उसके साथ उतार दिया नीचे। तो ये 12√3 इधर है, उधर क्या हमारे पास 2x प्लस √3x। 2x इसको उधर भेज दोगे, प्लस में √3x। x ले लो कॉमन, तो 12√3 x जब तुमने कॉमन ले लिया, बचेगा 2 प्लस √3। क्या हो जाएगा जी, 2 प्लस √3, है ना। इस 2 प्लस √3 को लिया नीचे। ठीक है। तो देखो ये इधर x रह जाएगा, इसको मैं इधर लिखता हूँ। और ये कितना आ गया, 12√3 अपॉन 2 प्लस √3। अब तो रेशनलाइज करोगे ना, क्योंकि x की ही वैल्यू निकालनी है, और x में ही √3 आ रहा है, रेशनलाइज करोगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस √3 है, तो 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। रेशनलाइज में तुमने सीखा होगा कि भाई यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि नीचे से हमें
हटाना है रूट वाली टर्म, ठीक है। और रूट कैसे हट जाएगा, अगर इसका ना स्क्वायर हो जाए। तो ऐसा फॉर्मूला आइडेंटिटी हमें बनती हुई दिखाई देती है, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी का जब स्क्वायर हुआ तो रूट भाग जाएगा, ए का भी स्क्वायर हुआ मानो यहाँ भी रूट होता तो भाग जाता, तो इसलिए ये बनाया जाता है। तो इसको रटना नहीं है कि प्लस है तो माइनस, ठीक है। तो ये रीजन है इसका भी, ऐसे हम क्यों गए थे। तो ये क्या हो गया, देखो 12√3, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 2 - √3 से, और ये देखो क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं -√3 स्क्वायर, मल्टीप्लाई करा के लिख दो लेना, और फिर उसके बाद ये लिख देना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो तुम्हारी मर्जी है, अगर समझ आता है डायरेक्ट लिख दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। चलो जी आगे देखते हैं। और x इज इक्वल टू 12√3 2 - 4 - 3, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 इंटू रूट 2 - √3 अपॉन में आ गया 1, अपॉन में क्या आ गया जी 1। अब क्या करें, अब √3 के सिंपल है, वैल्यू डाल दो और इससे ज्यादा क्या ही कर, ठीक है। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, ठीक है। कई बार हम 1.73 ले लेते हैं, तो वो अगर देगा तुम्हें वैल्यू तो जो देगा, अगर वो कहता है 1.732 लो तो ये ले लेना, 1.73 बोले तो ये ले लेना। कई बार बल्कि और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 1.7 तक बोल देता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी ले लो, देखो ठीक है, ये ले लेते हैं चलो, ठीक है। जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा एग्जैक्ट क्लोज आंसर आने की तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो 1.732 ले लो, छोड़ो। 2 माइनस यहाँ पे भी 1.7। अब भैया क्या करना है तुम्हें, इसे सोल्व करना है और आंसर लाना है, इतना काम तो कर ही लोगे। ठीक है ना। या फिर और भी क्या कर सकते थे, देखो तुम अब इसको खुद कर लेना तुम इसके बाद, या फिर यहाँ से इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, एक्स इसकी मल्टीप्लाई करा दो 12√3 की 2 से, तो 2 तो 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा 24√3, और इसकी इधर कराओगे तो 12√3 इंटू √3 ये बन जाएगा 3, √3 3, और 12 से ही मल्टीप्लाई हो रही है तो 33, ठीक है। यहाँ पे √3 की वैल्यू डाल देना, यही आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा, तो जैसे तुम्हें करना है कर लेना। लिख देना मीटर में इतने अप्रोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12. The angle of elevation of a top of a tower at a point on the level ground is 30 degree. एक टावर है, ये ग्राउंड पे पॉइंट हो गया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप पे 30 डिग्री बन रहा है। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो पहले बना लेते हैं, ये मैंने मान लिया टावर है ए बी, यहाँ कोई पॉइंट है पी, इससे टावर के जो टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमें बता रखा है, कितना है वो 30 डिग्री, कितना है जी 30 डिग्री। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर towards the foot of the tower along the horizontal line through the foot of the tower, ठीक है। फुट ऑफ द टावर की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन में जब हम 100 मीटर चलेंगे, ठीक है, तो इन्हें माना 20 से 100 मीटर चलने के बाद हम किस पॉइंट पे आ गए, क्यू पे। तो क्या होगा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो टावर के टॉप पे चेंज होगा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ये बन गया जी अब 60 डिग्री। तो वो कह रहा है हाइट ऑफ द टावर बताओ, तो मैंने मान लिया लेट हाइट ऑफ द टावर भी h मीटर, कितना हो गया h मीटर। इसको मान लेते हैं x, निकालना क्या है, हाइट निकालनी है, x तो हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए रख लिया। इस ट्राइंगल में लेके चलते हैं, इन ट्राइंगल ए बी क्यू, ये तो 90 हो जाएगा देखो,
तो ए बी क्यू में ये 90 हमेशा बनाना, तभी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई हो पाएगी इसमें। पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम ट्रिग्नोमेट्री लगा पाते हैं, है ना। वहीं पे हमें हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस वगैरह देखने को मिलता है। तो ए बी क्यू में यहाँ पे tan 60 डिग्री इसके इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन बी क्यू भाई। सही हो गया। tan 60 की वैल्यू √3। ए बी कितना है h और ये है x को इधर भेज दो, तो h कितना आ जाएगा √3 अपॉन x। ठीक है, ये x की वैल्यू निकाल लो, किसी की भी निकाल लो। चलो इसकी निकाल लो। अब इसके बाद ये ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी पी। यहाँ पे क्या है हमारे पास, tan 30 डिग्री चलेगा, परपेंडिकुलर h हो गया, और बेस क्या हो गया देखो 100 प्लस x। 100 प्लस x डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, मैं डिटेल में नहीं करा रहा ज्यादा। tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 होता है जी 1/√3। ऐसा ना हो ये वैल्यू याद नहीं करी तुमने अभी तक, गड़बड़ी हो जाएगी एकदम। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, 1 से कराओगे तो हो जाएगा 100 प्लस x, और ये हो जाएगा h√3। 100 है, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है, x तो फाइंड करना है, h की निकाली थी। अच्छा हमने √3x लिख लेना h के प्लेस पे। तो 100 प्लस x h के प्लेस पे आ गया √3x इंटू √3। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करो। ठीक है, जल्दी से लिखो वहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1। √3 के √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3x, यहाँ पे x ये चल रहा है। चलो जी थोड़ा नीचे देखते हैं इस जगह। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, x को उधर भेज दो, तो 100 इज इक्वल टू 3x माइनस x, यानी कि 2x। 2x किसके इक्वल है, 100 के, तो x इसके इक्वल आ गया। ठीक है, क्या x निकालना था, नहीं हमें तो h की वैल्यू निकालनी है, तो पुट इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1, तो ये h कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू √3 इंटू 50, यानी कि h कितना आ गया 50√3 मीटर। चाहो तो √3 की वैल्यू डाल देना, वरना ऐसे ही छोड़ देना। एंड में क्या लिखोगे, द हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है, कितना हो जाएगा 50√3 मीटर। यही आंसर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 13। There is a small island in the middle of a 100-meter wide river। ठीक ना, देखो वाइड रिवर है, जिस कितनी वाइड है वो 100 मीटर। ठीक है, तो कुछ ये मान लेते हैं कि ऐसे रिवर आ रही है सीधी, और उसमें जो रिवर है वो 100 मीटर वाइड। ऐसे बना देता हूँ, देखो थोड़ा तुम समझ जाओगे। तो ये ए और बी क्या हो गए, बैंक हो गए रिवर के, और ये है कितनी 100 मीटर। अभी फिगर मत बनाना, पूरी बनने दो। चलो जी आगे देखते हैं। A tall tree stand on the island. P and Q are points directly opposite to each other. ठीक है, on the two banks। तो देखो यहाँ पे उसने पी क्यू दे दिए, तो ये भी हटाने पड़ेंगे हमें। उसने खुद बोला कि ये पी क्यू बैंक्स पे दो पॉइंट है डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर, और जो रिवर है वो 100 मीटर वाइड है। ठीक है, बीच में कहीं पे आइलैंड है। देखो मिडिल का मतलब, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 कहाँ चला गया। ठीक है, there is a small island in the middle of a 100-meter wide river and a tall tree stand on the island। ठीक है, अब जो ट्री है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, आइलैंड पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि भाई यहाँ पे कोई आइलैंड है, और यहाँ पे ट्री हो गया। सही है, इसको मैं टी बोल देता हूँ, और इसको भी हटा देता हूँ। पूरा हमें पता ही है 100 मीटर है, इसको आर ले लो, ई आर। ये पॉइंट हो गए, आगे पढ़ो। If the angle of elevation of the top of the tree from the P and Q are respectively, P से देखो कितना है 30 डिग्री है इस ट्री पे अगर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और Q से कितना है 45 डिग्री। सही है, ये दिया हुआ है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री।
तो ट्री की हाइट बतानी है। एक बार क्वेश्चन को समझना, ये तो भाई PQ जो है ये रिवर है, 100 मीटर वाइड है, ठीक है। यानी कि इस बैंक से इस बैंक पे आपको जाना है तो 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। बीच में यहाँ पे आर पॉइंट पे कोई आइलैंड है, आइलैंड पे टी दिखा दिया मैंने TR से। तो पी से अगर तुम देखोगे उस ट्री के टॉप पे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बनेगा। क्यू से देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जाएगा, 45 डिग्री। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो और फिगर को देखो समझ आ रही है कि नहीं। ठीक है, एक काम करो, देखो इसका स्लोप ज्यादा लग रहा है, इसका कम लग रहा है, जबकि 45 का ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, ऐसे तो डायग्राम ही हमें बनाना है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ठीक लग जाए तो यहाँ पे रख लो। स्लोप इसका कम हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया, और ये थोड़ा ज्यादा लगेगा तुम्हें स्लोप, तो 45 डिग्री। सही है। अब देखो कई बार क्या होता है, जब इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ तो बच्चे के दिमाग में ये आता है कि आर पॉइंट जो है ना, क्या वो 50 मीटर पे होगा पी से या क्यू से, क्योंकि उसने क्या बोला हुआ है कि जो आइलैंड है वो मिडिल में है। ठीक है, तो देखो मिडिल का मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल बीच में। ठीक है, मिडिल का मतलब क्या है, बीच में नहीं है बिल्कुल कि तुम कहो 50 इधर 50 इधर, पी और क्यू के कहीं पे बीच में। समझ रहे हो। अब अगर बच्चे को अभी भी डाउट है तो दूसरे तरीके से देखो, क्लियर हो सकता है डाउट। अब ये बताओ, पी और क्यू जो पॉइंट है, ठीक है, पी और क्यू जो पॉइंट है, यहाँ से अगर बिल्कुल वो मिड में होता तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी दोनों जगह से सेम ही बनता। सोचने वाली बात है। ये ट्री की हाइट तो फिक्स होगी ना, तो जितना इसको एंगल ऑफ एलिवेशन लगेगा उतना ही फिर क्यू से भी लग रहा होगा। ठीक है, तो वहां से भी सेम होता, तो इसको बिल्कुल बीच में मत ले लेना, काम खराब हो जाएगा। मिडिल का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग है, इससे भी तुम समझ सकते हो। अब वो क्या बोल रहा है, इसकी हाइट बताओ, तो मैंने मान लिया हाइट हो गई h, तो ये पूरा लिखना है, लेट टी आर बी द ट्री ऑफ हाइट h। इस तरीके से आर रिप्रेजेंट द आइलैंड, ठीक है, आर रिप्रेजेंट द आइलैंड, पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द बैंक्स ऑफ द रिवर विच इज 100 मीटर वाइड। तो ये कितना है, देखो ये पूरा 100 मीटर है, पूरा कितना है, ये 100 मीटर है पी क्यू डिस्टेंस। अगर मैं मान लूँ ये x है, तो फिर ये बचा हुआ कितना है, 100 है, 100 से x चला गया तो 100 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, 100 माइनस x। बढ़िया है, समझ आ गया होगा। यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल पकड़ लेते हैं 45 डिग्री वाला, इन ट्राइंगल पी आर क्यू टेन 45 डिग्री। तो जी टेन 45 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर h, और बेस हो जाएगा x, तो 1 इज इक्वल्स टू h अपॉन h। x की वैल्यू कितनी हो गई, h के इक्वल हो गया। हमें पता ही जब 45 होता है परपेंडिकुलर और बेस सेम हो जाता है। अब x की जगह पे h रख देना, h की जगह पे x रख देना, जो भी तुम्हें ठीक लगे। फिर इन ट्राइंगल TPR या TRP टेन 30 डिग्री लगाओगे, परपेंडिकुलर क्या है, TR है, और बेस कितना है, PR। ये वैल्यू हो जाएगी 1/√3 इज इक्वल्स टू TR कितना है, h, और ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस x। इसको इधर भेज दो, 100 माइनस x, और h की वैल्यू √3 हो जाएगी, तो ये बन गया √3h। कितना हो गया जी, √3h। क्लियर है। अब ये बताओ, अगर मैं h की वैल्यू उठा के रखूं यानी कि x, तो पूरी इक्वेशन में x आ जाएगा। और अगर x की वैल्यू h यानी x के प्लेस पे h रखूं, यहाँ पे h आ जाएगा, तो फिर क्या सोल्व हो रहा होगा, h। तुम बताओ तुम्हें निकालना क्या है, x निकालना है कि h निकालना है, या दोनों निकालना है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि हमें सिर्फ h निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर x की वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो उसमें h आएगा, तो यहाँ पे h की वैल्यू आ जाएगी और वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है तुम ये सोचो, सर h के प्लेस पे क्या x नहीं रख सकते, रख दो। उससे क्या होगा, x की वैल्यू निकलेगी, जो वैल्यू निकलेगी उससे फिर वहां पे दिखा देना है x और h इक्वल है, तो वही वैल्यू वो हो जाएगी, सेम है। ठीक है, मानो x सोल्व करने पे तुम्हारा आ रहा है 15, तो 15 इज इक्वल्स टू फिर h भी तो हो जाएगा ना। ठीक है, तो तुम्हें वो दिखाना पड़ेगा, पुट इन इक्वेशन 1, कि भाई ये दोनों इक्वल है, x की वैल्यू जो आ रही है इसलिए वो भी h की वैल्यू भी सेम हो जाएगी। मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, जो तुम्हें चाहिए तुम
उसको इस इक्वेशन में बनाए रखो, यानी कि x की जगह h लिख दो, जो हो जाएगा 100 माइनस h इज इक्वल टू √3h। यहाँ पे क्या लिख देना, यूजिंग इक्वेशन 1। सही है जी, भेजो दो √3h प्लस h। ठीक है, h कॉमन ले लो यहाँ से, जो हो जाएगा 100, h कॉमन ले लिया है, √3 प्लस 1। ठीक है, आ गया ये। अब क्या करो, √3 की वैल्यू डाल देना, तो 100 इज इक्वल्स टू h, √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1, तो 100 इज इक्वल्स टू 2.732 इंटू h। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 100 अपॉन 2.732 इज इक्वल्स टू h। पॉइंट हटा दो, ऊपर मल्टीप्लाई कर देना। चलो नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। देखो ये था, पॉइंट हटा दिया मैंने यहाँ से, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1000। ये अब तुम्हें सोल्व करना है, इतना काम तुम कर ही सकते हो, घबराना नहीं है। देखो इजली इसको सोल्व कर लो, तो जो भी आ रहा होगा लिख देना, इतना मीटर तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये 100 मीटर दिया है ना, तो फिर हाइट भी मीटर में ही आ रही होगी, करना है इसको कुछ। क्वेश्चन नंबर 14, सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। वहां पे बस हाइट ऑफ द टावर दिखानी है हमें 6 मीटर। यहाँ पे √AB। सेम क्वेश्चन है, लास्ट वाला है या सेकंड लास्ट है, एंड वाले ही जो क्वेश्चन है उसमें तुम्हें ये क्वेश्चन मिलेगा, देखो। ठीक है, लास्ट के जो 2-3 क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी में, जो एक्सरसाइज दी हुई है तुम्हें, उसमें मिलेगा ये क्वेश्चन। बस यहाँ पे ए भी दे दिया है, वहां पे दिया हुआ था 9 और 4, ऐसे कुछ है ना, एक 9 और एक 4 है। यहाँ पे एक डिस्टेंस ए दे दिया, दूसरा बी। देखो अब समझो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट पी एंड क्यू। ये टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसमें। ठीक है, कहाँ से, पॉइंट पी से, और दूसरा पॉइंट क्यू से। ये भी मैंने मान लिया, ये क्या है जी, टावर हो गया। सही हो गया। तो जो पॉइंट पी है वो कितना है, ए, और पॉइंट क्यू कितना है, बी, फ्रॉम द बेस। तो पॉइंट पी कितना हो गया जी, ए डिस्टेंस पे, और पॉइंट क्यू कितना है, बी डिस्टेंस है इससे, बेस से। तो बेस हमने यहाँ पे, ये होगा टावर का बेस बी। इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट। तो जो एंगल बन रहे हैं ना, ठीक है, इन दो पॉइंट से, वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, द सम ऑफ एंगल्स, द सम ऑफ टू एंगल्स जब क्या हो जाए 90 डिग्री। अगर दो ट्राइंगल और दो एंगल है, सॉरी, ठीक है, दो एंगल है, उन दोनों एंगल का सम 90 हो जाए तो हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे एक एंगल 30 और तो दूसरा 60, टोटल हो गया 90, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। एक एंगल है 5, दूसरा 85, टोटल हो गया 90, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, पूरा लिखोगे लेट, इसको लिख लेना एंगल ए पी बी इज थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 90 माइनस, कितना हो गया जी, 90 माइनस थीटा। कोई टेंशन नहीं, एंगल ही तो है, चलने दो। इसको लेके चलो इस वाले ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल ए बी पी, हाइट बतानी है टावर की। मैंने मान लिया एच है, मैंने क्या मान लिया, टावर की हाइट क्या है जी, एच। तो यहाँ पे ये टेन थीटा लगाऊंगा मैं, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एच हो गया, बेस हो गया ए। ये बताओ थीटा की वैल्यू पता है, नहीं पता है तो ऐसे ही रहने दो, क्या दिक्कत है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी क्यू, इन ट्राइंगल ए बी क्यू, 10, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस, ठीक है। तो ये कितना हो गया जी, एच अपॉन बी। ये बताओ 10 90 माइनस थीटा क्या होता है,
तुम कहोगे कोट थीटा होता है, याद करो। ठीक है, क्या हो जाएगा कोट थीटा। अब देखो क्या कहते हैं ऐसे, उसमें इसको टू नहीं मानते हैं, इसको मानेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, वहां पे भी हमने इसी तरीके से सोल्व किया था उसको। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2, वी गेट। इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पे क्या है देखो, टेन थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई होगी, RHS आपस में होगा, तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा हो जाएगा ये। और इधर क्या आ जाएगा, H/A इंटू H/P। ठीक है जी। अब देखो कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा इंटू 1/10 थीटा। और ये क्या बन गया, H² बोलो जी, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना H इंटू H, तो H²। टेन थीटा से टेन थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये कंपेयर तो हो नहीं रहा, आमने सामने तो है नहीं। टेन थीटा से टेन थीटा गया तो यहाँ पे क्या बचा रह गया, ये वन, ये भी वन, जब पूरा पूरा कट जाता है तो वन रह जाता है, ये वन, तो पूरे में वन आ गया। ठीक है, तो 1 = कितना हो जाएगा, H² AP। AB को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो H² AP। तो AB की वैल्यू कितनी, H की वैल्यू कितनी आ गई, √A। यही हाइट ऑफ द टावर है। ठीक है, ये तुम्हें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 15। The horizontal distance between two poles is 15 meters. देखो दो पोल्स हैं, उनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ऐसे डिस्टेंस 15 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड पोल। डिप्रेशन बन रहा है, तो डिप्रेशन तो ऊपर से बनता है, टॉप के ऊपर डिप्रेशन बन रहा है, यानी जो, सॉरी, पोल के टॉप पे डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, पोल के टॉप पे डिप्रेशन बन रहा है, जैसे मानो ये एक पोल हो गया। ठीक है, सामने दूसरा पोल होगा, तो इसके ऊपर बनने का क्या मतलब है कि जो दूसरा पोल है वो इससे बड़ा होगा, यहाँ से देखा जा रहा होगा, हाइट में ये बड़ा है होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो समझना, द डिस्टेंस दे दिया 15 मीटर दोनों पोल के बीच में, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड पोल। ठीक है, ये फर्स्ट पोल मान लेता हूँ मैं, इसको बड़ा बना देता हूँ, इसको छोटा। कैसे पता चला सेकंड वाला छोटा बनाना है, क्योंकि इसके टॉप पे डिप्रेशन बन रहा है, कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर। पढ़ो आगे क्या लिखा है, ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल। फर्स्ट पोल पे कितना बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, 30 डिग्री। तो डिप्रेशन तो देखो ये बनेगा ना, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल से कितना हो गया, 30। अब क्या करोगे, देखो ये बन गया, जेड बन गया, ऑल्टरनेट एंगल हो गए, तो ये कितना हो जाएगा, इसको AB मान लो ये पोल, और ये दूसरा हो गया PQ। ठीक है, ये भी पोल है, पोल बोल रखे हैं, टावर बोल रहे हैं, पोल बोल रहे हैं, और ये भी एक पोल है। तो तुम्हें लिखना है, लेट AB एंड PQ बी द टू पोल्स। ठीक है, विच आर 15 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये 15 हो गया, ये अगर 15 है तो ये भी तो 15 होगा। ठीक है, लिखोगे तुम यहाँ पे BQ इज इक्वल टू PR मान लो इसको। If the height of the second pole is 24 मीटर, find the height of the first pole। अगर ये 24 मीटर, तो फिर फर्स्ट पोल की हाइट बतानी है, ये वाला पोल कितना होगा, यानी AB कितना होगा, AB फाइंड करना है। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, ए, इसको मैं मान लेता हूँ जी H। क्या मान लेता हूँ, H। अब ध्यान दो, क्या करना पड़ेगा हमें, इधर ध्यान देना। मुझे चाहिए ये H पूरा, लेकिन ट्राइंगल में क्या आ रहा है, H किसी ट्राइंगल में आ रहा है, नहीं, ट्राइंगल में तो ये आ रहा है, तो ये निकाल लो। ठीक है, ये होगा क्या, ये इसको मान लेता हूँ मैं X है, यार कितना है जी X। ठीक है, या फिर X मत मानो, रुको, ऐसे देखना, देखो ध्यान दो, PQ किसके इक्वल हो जाएगा, PR के। ठीक है, तो PR इज इक्वल टू 15 मीटर हो गया, PR कितना हो गया, 15 मीटर। अच्छा जी, PQ जितना है उतना ही R भी हो जाएगा।
तो PQ इज इक्वल्स टू RB इज इक्वल्स टू 24 मीटर। कितना हो गया? 24 मीटर हो गया। PQ इज इक्वल्स टू RB। ये 24 है, ये पूरा H है। तो अगर H में से इसको मैं हटा दूं, हटाना मतलब माइनस कर दूं, तो यही तो बचेगा। देखो इस पूरे में से ये मैंने हटा दिया तो क्या बचा? AR। तो AR की वैल्यू क्या होगी? H में से ये 24 हटा दिया तो यानी कि H माइनस 24। तो AR अगर मुझे निकालना पड़े तो मैं क्या कहूंगा जी? AB में से माइनस कर दो BR। AB में से माइनस कर दो BR। तो AR कितना हो जाएगा? AR हो जाएगा H-24। अब लगाते हैं, देखो ट्राइंगल में, इसमें है ना, कौन सा ट्राइंगल हो गया? इन ट्राइंगल ARP। ARP tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर AR अपॉन बेस। बेस क्या है? PR। tan 30 की वैल्यू 1/√3। AR अभी निकाला H-24। H-24 अपॉन PR। PR कितना हो गया? 50। इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, H की वैल्यू निकालनी है, निकालते हैं। √3 से इसको कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5√3। सोच के देखो यही आएगा कि नहीं आएगा? 15 का मतलब क्या है? 5 × 3। तो 3 में से जब √3 से कैंसिल करूंगा 3 को, 3 का मतलब क्या होता है? √3 × √3। तो एक √3 गया 3 में से, यही बचेगा। तो यहाँ पे देखो आ रहा है 5√3 इज इक्वल H माइनस 24। ठीक है, माइनस 24 को इधर लिया या फिर ऐसे समझो। ठीक है, इधर उठा के लिया है मैं, तो √3 के साथ ये प्लस हो जाएगा और H इधर है तो अकेला हो गया। अब क्या करो? √5 की वैल्यू लिख दो। कितनी? सॉरी, √5 कह रहा हूँ, √3 की वैल्यू रख दो यहाँ पे। 1.73 या 732 जो भी तुम्हें लेना है ले लो। ठीक है, 1.73 ले लिया मैंने वैल्यू। अब समझना, 5 3 जा 15, यहाँ पे कैरी हो गया और ये कितना हो गया? 35 और 1 36, ये 3 यहाँ पे आ जाएगा तो 8.65। जल्दी देखो भाई, समझ आ रहा है? ये कितना हो गया? 32.65 क्या मीटर हाइट ऑफ द टावर। तो लिख देना, hence the height of the first tower is 32.65 मीटर। ठीक है, शीट में दिया हुआ है 32.66 मीटर। वो इसलिए दिया है क्योंकि इन्होंने जो वैल्यू ली होगी वो क्या ली है? 1.732। ठीक है, तो थोड़ा ज्यादा आ रहा होगा, उसको राउंड ऑफ करके कर लिया उन्होंने 32.66। ये भी ठीक है, वो वहां पे देगा। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, √3 की वैल्यू देगा, नहीं दे रहा तो अपने हिसाब से ले लेना 1.732 या फिर 1.73। दोनों ही आंसर जो भी आ रहे होंगे उनमें हल्का सा पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस होगा, वहां पे वो बिल्कुल सही माना जाएगा, टेंशन मत ले। पहली बात, अगर आता है √3 की वैल्यू देगा, एग्जाम में बोर्ड में तुम्हें मिलेगी। नहीं भी दी, बाई चांस अगर नहीं मिलता है तो अपने हिसाब से 1.732 ले लेना या फिर 1.73 ले लेना। जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा सही हो। ठीक है, टेंशन मत लेना कि वो कहीं काट तो नहीं देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, ये बिल्कुल ऐसा था जैसे अभी हमने कार वाला किया था। क्वेश्चन नंबर 7 जो किया था उस टाइप से ही। ठीक है, चलो जी देख लेते हैं इसको। A man in a boat rowing away from lighthouse 22 सॉरी कितना ये 200 लिखा हुआ है, 200 मीटर हाई। एक देखो लाइट हाउस है, 200 मीटर इसकी हाइट हो गई। इसको मैं बोल देता हूँ ये 2 मिनट लेता है। ये अवे जा रहा है लाइट हाउस से, इधर जा रहा है, और 2 मिनट लगती है इसको जब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है 60 to 45। देखो यहाँ पे ये पास में 60 बन रहा होगा, स्लोप ज्यादा देखने को मिलेगा, और ये 2 मिनट बाद में
इस पॉइंट पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे आना, पहले पी पे था फिर चला गया क्यू पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 45। इस बात को तुम्हें लिखना पड़ेगा, लेट इनिशियली, ठीक है, द मैन इज एट पॉइंट पी, ठीक है, आफ्टर रोइंग अ बोट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट बोला हुआ इसने, है ना, आफ्टर रोइंग अ बोट फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, इट्स फाइनल पोजीशन इज क्यू, लेट इट्स फाइनल पोजीशन इज क्यू, ठीक है। तो ये सब तुम लिख दोगे। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड बतानी है, ठीक है। तो देखो स्पीड मैंने तुम्हें बताया, स्पीड मिलती है टाइम और डिस्टेंस से, क्योंकि तीनों में रिलेशन है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो अगर तुम्हारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, और टाइम है, तो तुम्हें उस जगह की स्पीड मिल जाएगी। अब तुम्हारे पास डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का है, एक तो तुम्हें ये दिया हुआ है, ठीक है, बाकी तो कोई डिस्टेंस नहीं। एक तुम्हें ना टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, कहाँ से कहाँ तक लग रही है 2 मिनट, पी से क्यू तक, तो ये 2 मिनट्स लगती है भाई इसमें, ठीक है, पी से क्यू तक जाने में। तो यहीं का अगर मुझे डिस्टेंस मिल जाए, डिस्टेंस भी हो गया टाइम भी हो गया, तो स्पीड पता चल जाएगी। बोलो जी हाँ या ना, ठीक है। फाइंड करते हैं, देखो इस ट्राइंगल में सबसे पहले लगा दे, इन ट्राइंगल ए बी पी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी पी, इसको x मान लो, तो tan 60 मतलब √3 इज इक्वल टू 200 अपॉन x, ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 अपॉन √3। अब चाहो तो रेशनलाइज कर लो, वरना ऐसे ही रहना, तो क्योंकि ये फाइनल आंसर तो है नहीं हमारा। आगे आओ, अब इन ट्राइंगल ए बी क्यू, ये tan 45 हो जाएगा कितना, ए बी अपॉन बी क्यू, ये कितना हो गया 1, ए बी है 200, बी क्यू कितना है x प्लस पी क्यू, हो जाएगा जी x प्लस पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू को इधर भेज दो, पी क्यू प्लस एक्स को इज इक्वल्स टू 200। अच्छा x की वैल्यू अभी हमारे पास हमने निकाली थी, वहां पुट कर देना, तो पी क्यू प्लस 200 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 200। चलो जी, साइड में लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1, 1 है वहां पे लिख देना यूजिंग इक्वेशन 1, लिख देना, निकम्मा छोड़ना मत कि ऐसे जैसे मैं लिख रहा वैसे ही करे जा रहा हूँ। शुरू में भी पूरा स्टेटमेंट लिखते रहना, स्पेस छोड़ देना, चाहे बाद में लिख देना, और अच्छा होगा अभी लिख दो। क्या फाइंड करना है हमें, पी क्यू डिस्टेंस ही तो फाइंड करना है, क्योंकि इसी का मेरे पास टाइम है, डिस्टेंस पता चल जाए, टाइम पता चल जाए, स्पीड निकाल लूंगा, तो पी क्यू की वैल्यू निकालनी है फाइनली। तो पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 200, इसको उधर भेज दो, -200 अपॉन √3। अब अपॉन में √3 की वैल्यू मत डालना, पॉइंट आ जाएगा नीचे वगैरह, है ना, तो इसको क्या करो, रेशनलाइज कर लो मेरे हिसाब से। पहले इसका एलसीएम लिया जाएगा, तो ये हो गया √3, ये 200 √3 -200, सही है जी, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे रेशनलाइज कर दो, पी क्यू इज इक्वल टू 200 √3 -200, फोन में क्या चल रहा है √3, √3 इंटू, ठीक है, तो √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, तो पी क्यू अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 3। तो यहाँ से लिखता हूँ पी क्यू, चलो जी, हाँ, √3 इंटू √3 3, √3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 200 √3 के, तो √3 जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा, बन जाएगा 3, ठीक है, तो 3 की 200 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 600 -200 √3। बेटा फिर से वही काम है, √3 की वैल्यू तुम डालोगे, ठीक है, मैं तो यही छोड़ रहा हूँ, जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड कर देना, पॉइंट में तुम्हारा आंसर आएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 42.19 मीटर पर मिनट, क्योंकि टाइम यहाँ पे मिनट्स में दिया हुआ था, ठीक है, तो तुम उसमें छोड़ सकते हो, वरना बहुत अच्छा होगा अगर तुम उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, तो ये भी काम तुम कर सकते हो। अच्छा कैसे करोगे, देखो मैं आगे का तुम्हें समझा देता हूँ। ये पी क्यू तुम्हारे पास डिस्टेंस आ गया, ठीक है, क्या आ गया जी, डिस्टेंस, वरना वो जो क्वेश्चन पीछे मैंने कराया था 7th, उससे समझ लेना, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस आया पी क्यू, यहाँ पे रख देना, स्पीड तुम्हें फाइंड करनी है, स्पीड लिख देना, ये टाइम अपॉन में कितना है 12,
अगर तुम नीचे अपॉन में 12 रखते हो, डिस्टेंस जो भी आ रहा है वो ऊपर रखोगे, तो आंसर आएगा मीटर पर मिनट में। लेकिन अगर तुम यहीं पे इसकी मल्टीप्लाई करा देते हो 60 से, तो आंसर आएगा मीटर पर सेकंड। तो तुम्हारी इच्छा है तुम किस में कर रहे हो। ज्यादा अच्छा है कि तुम मीटर पर सेकंड में आंसर दो, क्योंकि स्पीड को हम दो ही उसमें निकालते हैं, तो मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर। ऐसे कर दोगे तब भी गड़बड़ी नहीं है, अगर तुम मीटर पर मिनट में कराओगे, क्योंकि शीट में देखो उसी में आंसर छोड़ा हुआ है। ठीक है, ये तुम पढ़ोगे तो ये जो आंसर ये साइड में मैं लिख देता हूँ, इसका क्या आंसर है, तो वो मीटर पर मिनट में। क्वेश्चन नंबर 7, तीन को लिखना मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17, इसको लिख लेना मोस्ट इंपोर्टेंट। The lower window of a house is at a height of 2 meters above the ground. देखो ये एक हाउस है, ठीक है, और ये पॉइंट में मान लेता हूँ P, चलो W मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे W पे एक विंडो है, ठीक है, जिसे वो क्या बोल रहा है कि लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये G से ग्राउंड हो गया, और ये कितना है, 2 मीटर है जी। फिर आगे पढ़ो, एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। तो जो लोअर विंडो है उससे कितना, 4 मीटर अबव दूसरी विंडो है। चलो इसको ए मान लेते हैं, डब्ल्यू तो ले चुके हैं। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये 4 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ो, कोई दिक्कत है इतने में, समझो इसको। एट अ सर्टेन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बैलून फ्रॉम दीज विंडो। तो इनसे बनने वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक विंडो से 60 डिग्री है, एक से 30। ये विंडो है यहाँ पे, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो बैलून ऊपर होगा, क्योंकि विंडो ए पे भी जो पर्सन है वो ऐसे देख रहा होगा ऊपर की साइड। तो बैलून की पोजीशन में यहाँ पे कहीं मान लो, तो ये यहाँ पे बैलून है, ठीक है जी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, लाइन ऑफ साइट ये हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई। इस विंडो से भी बन रहा है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई। अब ये बताओ कौन सा 30 होगा और कौन सा 60 होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, जिसमें स्लोप ज्यादा वो बड़ा एंगल, जिसका स्लोप कम तो छोटा एंगल। तो इसका स्लोप ज्यादा है, खुद देखो इसका कम है, तो ये बन गया 30 डिग्री, तो 90 होगा, है ना। यहाँ पे हो रही होगी तो 60 डिग्री। अगर ये 2 मीटर है तो भाई ये भी तो 2 मीटर होगा, बोलो जी, है ना। पूरा इसमें लिख लेना, देखो कि ग्राउंड कौन सा है, विंडो कौन कौन सी है, ठीक है। तो W इज अ विंडो 2 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। A इज द सेकंड विंडो विच इज 4 मीटर अबव द फर्स्ट विंडो, या फिर विच इज 6 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड। इस तरीके से लेट B बी द पोजीशन ऑफ द बैलून, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या बताना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून अबव द ग्राउंड, ये पूरा बताना है, ये हाइट, ठीक है। अब ये तो 2 हो गया, एक ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, ऐड कर देना। ये कितना हो जाएगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा जी। इसको लिख देते हैं, क्या क्या मान लेते हैं, P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो। तो तुम्हें पूरा बताना है BR कितना है। तो बस यही तो बचा, देखो भाई, है ना, यही तो बचा है। तो पहले 60 डिग्री वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ये क्यों ले रहे हैं समझ आ जाएगा। इसको मान लो x है ये, तो मुझे x और चाहिए, x में ये 4 + 2 ऐड कर दूंगा तो पूरी हाइट पता चल जाएगी, यानी कि 6 + x की वैल्यू बतानी है हमें कितना है। चलो जी, तो ये लेते हैं इन ट्राइंगल BQW tan 60 डिग्री, BQW tan 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, BQ अपॉन WQ। tan 60 मतलब √3, BQ की वैल्यू कितनी हो गई, x + 4 अपॉन WQ को इधर भेज दो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता, WQ निकल के आ गई कितना, x + 4 अपॉन √3, ठीक है। चाहो तो इसको चलो रेशनलाइज कर लो, है ना। चलो छोड़ो ऐसे ही रहने दो, बाद में कर लेंगे। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। WQ क्यों निकाला हमने, देखो जितना WQ होगा उतना ही AP होगा,
तो डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू एपी है ना। डब्ल्यू क्यू और एपी क्या होंगे, इक्वल होंगे। वैल्यू क्या होगी इसकी, यही होगी, आगे लिख देना चाहोगे। अब इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में देखते हैं इन ट्राइंगल बीपीए। बीपीए में देखो भाई, ये वो ट्राइंगल है, 1060 लग जाएगा। तो 1060 किसके इक्वल है, ये एक्स और एपी, एक्स अपॉन एपी, एक्स अपॉन एपी। और एपी किसके इक्वल है, डब्ल्यू क्यू के। ठीक है, इसकी वैल्यू लिखो। सॉरी 1030 आएगा यहाँ पे, 60 नहीं। 30 कितना हो गया जी, 1/√3। एपी इधर आ गया, तो ये एपी लिख दो इनटू में, इज इक्वल्स टू एक्स। अब एपी कितना है, डब्ल्यू क्यू के इक्वल, वो कितना है, ये वैल्यू। तो 1/√3 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू एक्स। तो देखो √3 कितना हो जाएगा, 3। तो एक्स प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एक्स। 3 को उधर मल्टीप्लाई कराओ तो एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x। एक्स को उधर भेज दोगे तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो ये कितना हो गया, 2x इज इक्वल्स टू 4। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4/2, यानी एक्स आ गया 2 मीटर। कितना आ गया जी, 2 मीटर। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर बी आर। ठीक है, बी आर कितना हो जाएगा, देखो बीपी प्लस पी क्यू, ये मैं नीचे लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है, 2r। बीपी की वैल्यू कितनी है, बीपी अभी आया 2 + 4 प्लस, यानी कि 8 मीटर। तो बी आर कितना हो गया जी, 8, यही फाइंड करना था। तो क्या लिखोगे, देयरफॉर द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड इज 8 मीटर। और ये तुम्हारा आंसर है, शीट नंबर 1 खत्म होती है यहाँ पे। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, 2-3 बार करना इसको। ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे हम शीट नंबर 2।